हम जब जॉब करते हैं, जॉब का हमारा एक टारगेट क्या होता है कि हम मकान बना लें, हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर दें। वी डोंट टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। हाँ, इंडिया में तो ये बहुत बड़ा इशू है। एंड एक्चुअली एवरीबडी हैज़ टू वर्क फॉर वेल्थ क्रिएशन। वॉट यू आर गोइंग टू गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन। आप IAS PCS में हैं तो आप बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकते हो, अच्छा मकान दे सकते हैं, तो यू कैन गिव अ गुड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट टू योर चाइल्ड। वी हैव टाइप्स विद सम ऑफ द बिग brands like Trinity College London, NAYC Washington DC, US, so they are actually helping us to improve the curriculum. Financial freedom चाहिए, तो financial freedom कैसे आती है? 60 साल की उम्र में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, या मुझे 9 to 5 तो नहीं करना पड़ेगा, 9 to 5 तो नहीं करना पड़ेगा, that is not the financial freedom. US, so they are actually helping us to improve the curriculum and improve the curriculum in a fashion which actually like makes us to the latest technology, latest gadgets, and that is the why we have the old method of learning by writing, reading and those stuff, and latest gadgets like augmented reality products, talking pen and so on and so forth. Namaste दोस्तों, welcome to the another exciting episode of Rising, who is always ready to dig into the most inspiring startup stories and insightful conversations. Today's guest is someone who has transformed how early childhood education works in India. Imagine starting with one preschool and growing it into over 200 centers in just a few years across multiple countries. यही काम किया है हमारे आज के गेस्ट विजय कुमार अग्रवाल ने, the CEO and co-founder of Macoons Play School. If you are someone who has ever thought of starting a business or even a preschool franchise, you have to stick around, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी स्टार्टअप जर्नी का प्लेबुक बन सकता है. So grab your chai, coffee, whatever, and let's jump into this fascinating conversation with none other than Vijay Kumar Agrawal. Vijay ji, welcome to the podcast. Thank you, Avi. Thanks for inviting me, and I am thrilled to be a part of your show. ओके, सो बेसिकली मतलब इस पॉडकास्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले द जर्नी ऑफ मकून्स, और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या लेसन्स दे सकते हैं विजय जी. और इसके अलावा क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के एजुकेशन के बारे में और जो बच्चों के प्ले स्कूल के बारे में, तो एक जो सेगमेंट है वो तो बनता है कि इंडिया से एजुकेशन सिस्टम जो प्रेजेंट और अभी पास्ट का और फ्यूचर का, और फिर इसके बाद थोड़ा सा एक रैपिड फायर टाइप का होगा जो मज़ा आएगी जिसमें. ओके, सो शुरू करते हैं. आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है पेपर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. सो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको ट्रांजिशन किया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए? क्योंकि आई एम श्योर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में बैठ करके देख रहे होंगे और वो भी कुछ ऐसा करना चाहते होंगे. So actually, I had started my career way back in 1995. I worked in synthetic industry, I worked in automobile industry, and then major part of my professional career was with paper industry. Macoons Preschool venture is my 6th project. Earlier 5 projects I did it for other one, and my better half was throughout into education sector. Wow. So I came to know that let's do something for us. See, हम जब जॉब करते हैं, जॉब का हमारा एक टारगेट क्या होता है कि हम मकान बना लें, हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर दें. वी डोंट टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन. हाँ, इंडिया में तो ये बहुत बड़ा इशू है. एंड एक्चुअली एवरीबडी हैज़ टू वर्क फॉर वेल्थ क्रिएशन. वॉट यू आर गोइंग टू गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन. आप IAS PCS में हैं तो आप बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, आप बहुत अच्छा जॉब में हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, बच्चों को अच्छा मकान दे सकते हैं, तो यू कैन गिव अ गुड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट टू योर चाइल्ड. सो माई आइडिया राइट फ्रॉम द डे वन इज टू मेक समथिंग गुड एज फार एज वेल्थ क्रिएशन इज कंसर्न. एट द सेम टाइम मैं कुछ अपने लिए करना चाहता था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ पेपर इंडस्ट्री, आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ, और उसमें कुछ ऐसा करने को नहीं था वेल्थ के अलावा जहाँ मैं कुछ ये भी कर सकूँ विच इज़ गुड टू द सोसाइटी. सी, पैसा तो हम कमा सकते हैं, पैसा तो हम बहुत तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ में गुडविल, और मतलब एक होता है वेल्थ क्रिएशन, एंड वेल्थ क्रिएशन विद गुडविल इज़ normally a difficult and distant one. The gap which we find in preschool fraternity where we can actually add value.
and that is why we have interest in that. Okay विजय जी, I want to ask you 2 follow-up questions. Like सबसे पहले आपने बताया कि जब आप अपने चाइल्ड के लिए एक प्री स्कूल ढूंढ रहे थे, so अभी अगर आपको वो चीज़ करनी हो तो आप एक प्री स्कूल में क्या ढूंढेंगे? एंड मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्री स्कूल को अच्छा प्री स्कूल बनाती हैं कि वहाँ पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वैल्यूज सीखने को मिलेंगी, उसको जो उसका सिलेबस है, मतलब सिलेबस तो आई थिंक हर कोई सिखा ही रहा है, बट उसके अलावा जो आपने यहाँ पर ऐड किया कि वेल्थ क्रिएशन, सो आपके अकॉर्डिंग उस प्री स्कूल में बच्चे के जाने से वो किस तरीके से उसको ये एस्पेक्ट सिखाया जाएगा वेल्थ क्रिएशन का, और साथ ही साथ गुडविल के साथ? हर स्कूल कहीं ना कहीं, हर प्ले स्कूल या हर स्कूल बच्चों को पढ़ाता है. आई एम लुकिंग फॉर टू मेक द चाइल्ड अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, पढ़ तो वो जाएगा ही जाएगा, उसकी पूरी लाइफ पढ़ी है. जो हम पहले 2 साल में जो बच्चों को हम सिखाते हैं वो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच जिसकी बात करते हैं. एवरीबडी टॉक अबाउट हॉलिस्टिक अप्रोच, बट इस हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एक ह्यूमन एंगल हम देते हैं, एक गुड ह्यूमन बीइंग. और गुड ह्यूमन बीइंग बच्चा तभी सीख सकता है जब ही कैन इनकलकेट, ही कैन, ही शी कैन सी दैट ये चीज़ें उसको एक अच्छा इंसान बनाती हैं. और अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब एक सबसे पहले तो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. अब माई किड्स बीइंग, वो क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू है, वो दे गो टू गुरुद्वारा, दे गो टू चर्च, they celebrate all the things, so this will help them to grow as a good citizen, as a good human being. Learning तो उनको पूरी लाइफ लॉन्ग पड़ी है. So first couple of years, at least for 1 or 2 years, we try to imbibe good habits. So, and besides that, learning is also the thing, communication is also the important aspects. We have tie-ups with some of the big brands like Trinity College London, wow. So NAYC Washington DC, so Scope US, so they are actually helping us to improve the curriculum and improve the curriculum in a fashion which actually like makes us to the latest technology, latest gadgets, and that is the why we have the old method of learning by writing, reading and those stuff, and latest gadgets like augmented reality products, talking pen and so on and so forth. So like वो लोग मतलब आपकी हेल्प कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन है, correct, उसको अचीव करने में. And they are pioneer in preschool industry. वाओ. सो विजय जी, मतलब यहाँ पर अभी जो आपने बताया तो थोड़ा सा मैं उससे इसलिए असहमत हूँ क्योंकि अभी जो मैं इंडियन ऑडियंस को देखता हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ, तो वो लोग सिर्फ इस बारे में, वो लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं. वो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, मतलब मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट 90% लोग की बच्चे की नौकरी लग जाए. ये एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे दिखता है. नहीं, वो आपका बिल्कुल सही है वो कहना. उसका रीज़न क्या है कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री. 90% क्या मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग मीडियम इनकम ग्रुप के लोग हैं. ये जो वेल्थ क्रिएशन की सोच है ये मीडियम इनकम ग्रुप में नहीं आती है. क्या होता है वेल्थ क्रिएशन? देखिए, वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये होता है कि दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, बट दिस विल बी हेल्प टू इंस्पायरिंग पीपल हु वांट्स टू एक्चुअली ग्रो. अगर आपको फ्रेंचाइजी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है? 60 साल की उम्र में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, या मुझे 9 to 5 तो नहीं करना पड़ेगा, दैट इज नॉट द फाइनेंशियल फ्रीडम. सो यू हैव टू वर्क फॉर यू in the process that you will have some kind of passive incomes which is beyond your regular income, and that will be, हम लोग की नॉलेज उसमें एक वर्ड होता है RTD, रिटायरमेंट टिल डेथ. सो you suppose you start a preschool. India is a young country. India is one of the youngest country. So ये बिजनेस जब तक आपका शरीर चलेगा तब तक आप इस बिजनेस को चला सकते हैं. The more you grow older, you have a better brand name, better brand recall as a preschool in your vicinity. आपको लोग रेफरेंस आते हैं. This is a referral business. So when I talk about wealth creation is not for the kids. Is for the business partners. And as a parents they can also see, and that is why I was sharing you off the record that some of our parents have actually started our preschool. Yeah, because आपने share किया. Because that is what
they think that this is a good concept. They can rather than working up, suppose husband काम कर रहे हैं, wife होम मेकर है, जॉब करते उन्होंने होम मेकर को प्रमोट किया कि आप स्कूल खोलिए, so they have the extra earning. And gradually what happened that even the husband has also resigned and joined in her business and gradually opened another business. So that is the way we work. Job में you have a monotonous kind of thing. So job उनके लिए होती है जो they are contented और फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं और थोड़ा सा लाइक रिस्क कैपेबिलिटी कम है. बट मेरा जॉब ये है कि आई मोटिवेट दोज गाइज हु एक्चुअली वांट्स टू डू समथिंग बिग रादर देन जस्ट जॉब इज ऑल्सो, मतलब नोबडी शुड ऑफेंडेड दैट, मेरा मतलब ये नहीं कि जॉब भी करनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं. अब एक आदमी 60 साल में रिटायर होता है, किसने कहा कि यू नीड टू रिटायर एट 60 ईयर्स? वाई कांट यू रिटायर एट 50 ईयर्स? हो सकते हैं. Retirement is all about the day you find that now your future is safe. सो मतलब बेसिकली वेल्थ क्रिएशन यही हो गया कि अगर आप अपने लिए कोई एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाते हैं थ्रू योर सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज या थ्रू बिजनेस. और अभी जो लाइक डिजिटल एज है तो उस टाइम पे तो बहुत, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं, आप जैसे हमने कोई वीडियो डाला, अगर वो वीडियो काइंड ऑफ पिछले 50 आगे आने वाले 50 सालों तक चल रहा है तो उससे वेल्थ क्रिएट हो रहा है. पैसिव इनकम आपकी मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सो दिस इज एन आइडिया. सो यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. सोचने की जरूरत है बस. बिल्कुल. ओके, सो विजय जी, लाइक कि जो माकून्स का मतलब एक फिनोमिनल ग्रोथ है वो देखकर मुझे इट लुक्स लाइक अ स्टोरी. मतलब 200 स्कूल्स अभी हैं आपके, लाइक 250 स्कूल्स, और इंडिया अक्रॉस द लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल. सो आपको ये अचीव करने में कौन कौन से लाइक माइलस्टोन्स से गुजरना पड़ा और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इंडिया में ये बनाते हुए? देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड I don't see as a milestone because we are still 2.5% of the total market share we have. So we don't see from, because आप जब कोई चीज़ जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो वो फिनोमिनल हाई दिखता है. बट इफ़ यू compete with your benchmark with your competitors you find that these things. देखिए, challenges कोई भी काम करने के लिए हम लोग को भी वही फेस करना पड़ा, because when we started we had a limited resource as far as money is concerned. At the same time एक कंसेप्ट को मार्केट में लाने के लिए यू नीड ए गुड मैन पावर. विदाउट गुड पीपल यू कैनॉट रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. राइट फ्रॉम द डे वन, सिंस आई हैड अर्लियर वर्क विद many new projects, so I know the importance of the people. So fortunately I got good people around me who had actually made this journey successful till date. Because मैंने कुछ नहीं किया, I had just drove the idea, I just drove the team, and the team put their effort to make it successful. और ज़्यादातर कोई भी बिजनेस, बिकॉज काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर या एक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर या वुड बी एंटरप्रेन्योर देख रहे होंगे या देखेंगे आपके जो लोग होंगे, तो उसमें उनके लिए यही होता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. और जो भी बिजनेसमैन अगर ये सोचते हैं कि वो चला रहे हैं कंपनी, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ राइट कंसेप्ट. जो आपकी टीम है वो टीम मोटिवेटेड रहनी चाहिए, आप उनके साथ काम करना चाहिए, एंड यू लीड फ्रॉम द फ्रंट. कोई जैसे कोई टीचर ही है, अगर वो क्लास में बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो रैदर देन सेइंग कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप उसको हेल्प करो, गाइड करो कि कैसे बेटर कर सकते हैं. दैट इज़ द वे टू मोटिवेट. बदल देना तो सबसे आसान काम है. मतलब फ्यूल आप हैं, लेकिन चलाना उनको दीजिए और उनको अपग्रेड करिए, जिससे कि दे फील मोटिवेटेड, दे फील दिस एज अ फैमिली. अच्छा, क्या होता है कि प्रेशर में लोग नौकरी छोड़ते हैं. हाँ, ठीक है, ये तो स्टार्टअप का भी तो कल्चर ही हो गया है. अब प्रेशर होना चाहिए, लेकिन अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए. So my success journey was largely to handle the team in a correct manner. मतलब स्ट्रेच नहीं है, बहुत अनड्यू प्रेशर भी नहीं है और बहुत लीनियंट भी नहीं है. एंड एट द सेम टाइम जिसने अच्छा किया उसको रिवार्ड और अवार्ड मिला है. मतलब उसके कोई भी आपके टीम मेंबर्स अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो टीम मेंबर को जिसने अच्छा काम किया
उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए rather than कि only the departmental head and the boss will take the thing. I always say इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में जो मेरी कंपनी में right from the peon to the head of the business, everybody was equally thing. Because आज की तारीख में मेरे ऑफिस में अगर कोई जाता है या मेरे स्कूल में कोई जाता है और एक मेरी दीदी अगर एक पेरेंट को पानी भी पिला रही है तो she is also adding value to the experience of my parent. Exactly. Interesting. So okay sir, as you mentioned like कि आपने वो समझा कि importance of people. So how to build a great team of people? क्या उसका कोई कॉन्सेप्ट है या उसका कोई प्ले बुक है? किस तरीके से एक जो एंटरप्रेन्योर है या कोई नया स्टार्टअप है वो टीम कैसे बिल्ड कर सकता है? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से इसका आंसर कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है. एक फ्रेज है हैंडल विद केयर. या हैंडल विद ठीक है. अब हैंडल विद केयर आपकी पर्सनल फ्रंट है, आपका ऑफिशियल फ्रंट है, सब जगह होता है. आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, उनके साथ भी हैंडल विद केयर करते हैं. आप जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो जो ये आता है ना कि यू आर नॉट डूइंग इट, सो ये यू निकाल के, आई निकाल के इसको वी पे ले आइए. दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. इफ यू आर नॉट डूइंग इट इज नॉट यू, इट इज वी आर नॉट एबल टू डू इट. हाउ वी कैन डू इट? आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट. नो, वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर डूइंग इट. अगर सिर्फ इसका अप्रोच हम चेंज कर लेंगे, सब चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है. देयर इज़ नो रेडीमेड पीपल हु आर अवेलेबल इन द मार्केट. हमें लोगों को ग्रेजुएट करना है, उनको अपग्रेड करना है और उनको टारगेट सेट कराने हैं उनके. मेरी कंपनी में टारगेट मैं नहीं सेट करता हूँ. कौन करता है? मेरी कंपनी में जो बिजनेस हेड है वो भी नहीं सेट करता. बिजनेस हेड गाइड करता है. बिजनेस प्लान हमारे जो फ्रेंचाइजी मैनेजर्स हैं, जो एकेडमिक मैनेजर्स हैं, वो सेट करते हैं. क्योंकि जब वो लोग सेट करते हैं इस चीज़ को तो दे विल गो ऑल आउट टू डू इट, बिकॉज टारगेट उनका है. अगर टारगेट ऊपर से आता है, ऊपर से गाइडेंस आएगी. सेट भी उन्होंने किया, अचीव भी वही करना है. तो अगर वो नहीं अचीव कर पाते या कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे विल गो ऑल आउट टू अचीव इट बिकॉज दे आर सजेस्टेड इट. सो बेसिकली मैं से हम पे आना है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक जो ट्रेडिशनल प्री स्कूल्स में अप्रोच थी पहले की, मतलब टीचर्स लेड जो स्कूल्स की, लेकिन माकून्स ने उसको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है. सो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि लाइक ये कैसे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को रीशेप कर रहा है, और इसमें आप कौन से इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को आपने ऐड किया जो माकून्स को यूनिक बनाता है? देखिए, प्ले स्कूल्स की जहाँ तक बात है तो प्ले स्कूल्स में जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं, दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस फॉर द चाइल्ड. पेरेंट्स आके हमसे स्कूल से उम्मीद करते हैं कि बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए, जबकि टेक्निकली बच्चा 230 दिन 2 घंटे के लिए आता है हमारे पास. बाकी टाइम तो पेरेंट्स के साथ ही रहता है. हाँ. लेकिन आज के दौर में पेरेंट्स एक्सपेक्ट दैट in this time we will make the child good, make good human being. में उसको इंग्लिश अच्छी आ जानी चाहिए, उसको रीजनल लैंग्वेज आ जानी चाहिए, उसको मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए, उसका EVS आ जाना चाहिए. मतलब बच्चा सब कुछ हो जाना चाहिए, और वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे, और वो भी 230 दिन साल में. मतलब 365 डेज में इट्स हार्डली लाइक 230 ऑलमोस्ट 230 to 40 डेज स्कूल्स आपके चलते हैं, और वो भी 2 घंटा. सो वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल to teach our teachers. So we have a module in our organization that Macoons, each teacher has the compulsory training program for 15 days in a year. 15 days in a year. हम उनके अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं. तो our teachers are well equipped and trained for the latest things which are happening, because आज से 10 साल पहले के जो बच्चे थे और आज के जो बच्चे हैं उनमें फ़र्क है, उनकी नीड फ़र्क है. Particularly after COVID and the way digital and mobiles and those things came into our life, तो जो 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ते थे और आज के जो बच्चे हैं उनकी नीड ही डिफरेंट है. अगर वो टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ दीज किड्स. सो वी टीच देम, वी हैव लाइक वी इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ न्यू गैजेट्स, app based learning, augmented reality we introduced into that. AI का भी we are still in the process of
लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द थिंग, बिकॉज एआई एक ऐसी चीज़ है जो हम बच्चों को अच्छे के साथ थोड़ा गलत साइड पे भी ले जा सकती है. हाँ, लाइक मतलब उसका एक और एस्पेक्ट है. सो अभी वी आर स्टिल, even not we as a preschool fraternity worldwide is actually exploring ki how we can things, but yeah, AI we are trying to imbibe in certain things in term of the understanding of the child behavior. उसको हम लोग नोट करके उससे हमें वो AI can help to learn the child faster कि इस बच्चे की क्या इंटरेस्ट है. मतलब लाइक उसका काइंड ऑफ एक सर्टेन डेटा हो जाता है. तो AI can recommend कि that this child may do better in this field. He may be good in arts, he may be good in speaking. So AI can help, but still there is no science because AI is also the new one. So we explore कर रहे हैं अभी, but I'm quite confident that in long run AI will play an important role in preschool education. So that is मतलब बहुत उसको अच्छे तरीके से leverage जो कर पाएगा उसका बिजनेस भी बनेगा और लोग सीख भी पाएंगे. फर्स्ट मूवर एडवांटेज एनीथिंग if any preschool fraternity can and we are working hard, we are working on that, but besides that it is all about training to our teachers, train the trainer. So if we are able to train our teachers all across India and worldwide, so that will actually help to implement. See what is happening, you may have a good kind of curriculum, international standard curriculum, but if it is not getting implemented at down the line, then it is of no use. So making a curriculum is one part, getting it implemented is the another way. So we are trying very hard to make these teachers trained and to make to understand how to, and that is why our curriculum is actually on a daily basis divided into. So उनको वो implementation करने के लिए मकून्स क्या ऐसे steps ले रहा है जो कि मतलब we have the online trainings, we have the offline trainings, we have offline training both at the center as well as we are calling these teachers at Delhi and other places also. We have a cluster based training also. And teachers के क्या like उनकी क्या demands है जो मकून्स रखता है कि teachers ये qualifications होनी चाहिए, like क्या graph? See, normally in preschool fraternity, nursery teachers training or ECCDA, these are the minimum courses which is required, and a teacher must be graduate with decent communication skills, and we also prefer if a mother comes as a candidate, because एक mother आते हैं तो उसने बच्चे को handle किया होता है, so she can understand the psyche of a child also. Exactly, ये मतलब बहुत important aspect है. Because if a lady has not have the child, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें मदर टच नहीं होगा, बट जो आज के बच्चों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो the mother would be easy for her to understand. So we try to have them, but that doesn't mean कि हम मतलब जो mother नहीं है उनको नहीं रखते हैं, but at the same time we prefer to have those child because those will add more value into the system. अच्छा, दोनों के बीच में जैसा आपने कभी लाइक नोटिस किया हो कि मेजर डिफरेंस क्या है जो एक मदर जब एक बच्चे को हैंडल करती है या जब एक लड़की एक बच्चे को हैंडल करती है, तो मेजर डिफरेंस क्या आता है? देखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहता हूँ. आप जब 15 साल के थे, 18 साल के थे, जब आप 25 साल के थे, जब आप 35 साल के होंगे और जब आप 45 साल के होंगे, क्या डिफरेंस आता है? आप मैच्योर होते चले जाते हैं. एग्जैक्टली. सो एक मदर जो बच्चे को, जिसने थोड़ा सा भी बच्चा 2 साल का हो, उसका 5 साल का हो, दैट मदर मस्ट हैव द मैच्योरिटी लेवल एज फार एज द यंग चाइल्ड ऑफ 18, 19, 20 ईयर्स ऑफ कंसर्न. बिकॉज होता क्या है कि एक तो मैच्योरिटी आती है, मदर में एक और खूबी है जो हम सब देखते हैं, पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है. बच्चों के साथ तो पेशेंस ही चाहिए. So from that aspect, I think मतलब your question is मेरे इसी में आंसर होगा कि why we look for that, because एक मैच्योरिटी आ जाती है, प्लस मैच्योरिटी के साथ में एक बच्चे को हैंडल करने के लिए जो पेशेंस की रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है. तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक माँ ने एक बच्चे को पैदा किया है और उसको जो उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है, सो वो जो उनकी जर्नी रही है उससे उनको वो चीज़ पता चल गई कि नहीं, अब एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे चीज़ें सिखानी है. एक मदर ने 3-4 साल 5 साल बच्चे को किया, तो हमारे पास भी तो उसी एज के बच्चे आ रहे हैं. सो दैट विल एक्चुअली गाइड हर, हेल्प हर. वो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, हमें उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ता. एग्जैक्टली. Okay, so let's move into the another segment of this podcast, lesson for budding and inspiring entrepreneurs. अच्छा, लाइक मतलब कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसे 3 लेसन्स देना चाहेंगे जो आपने मकून्स को बिल्ड करते वक्त सीखा?
सबसे पहले तो कोई भी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या एस्पिरेंट्स हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ये है कि फादर का है, एक तो 0 पैसे से कोई बिजनेस शुरू नहीं होता और हवा में बात नहीं होती। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रायोरिटीज़ एक नोट डाउन करें और आप अपनी लाइबिलिटीज़ नोट डाउन करें। ये कभी भी जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो यू शुड हैव अ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। व्हाट्सएवर द अमाउंट यू स्पेंड, अगर वो पैसा पूरा डूब जाएगा, अगर उसकी मतलब झेलने की आपको शक्ति नहीं है, सो आई विल आस्क यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व। बिकॉज बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा के डूबने के चांसेस होते हैं। मतलब रिस्क तो है, रिस्क है। मैं इसका मतलब ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ही कहने का मतलब है कि जब एक फ्रेज है, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट। जो भी होगा ना तो बिल्कुल वर्स्ट होगा ना बिल्कुल बेस्ट होगा, जो चीज़ होगी इसके बीच में होगी। सो ऑलवेज वर्क फॉर योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट। जो होगा इसके बीच में होगा। बिजनेस इसी का नाम है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप अपनी लाइबिलिटीज़ लेते हैं तो एक होता है रिस्क लेना, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना। एंड दैट इज़ वाई एनी फ्रेंचाइजी बिजनेस कम्स इनटू द पिक्चर। सी, हम एक बिजनेस शुरू करते हैं और हमारा एक लर्निंग कर्व होता है। वो लर्निंग कर्व की एक कॉस्ट होती है। वो हम लर्निंग कर्व पैसा ऊपर नीचे करके 1-1.5 साल में सीख सकते हैं, या हम कोई स्टेब्लिश्ड प्रूवन मॉडल किसी से लेके उसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर। अभी मतलब जो 3 लेसन्स थे उसमें सर ने बताया कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है, देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और अपनी लाइबिलिटीज़ को, और सबसे जो मेन एस्पेक्ट है वो रिस्क टेकिंग, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको, सपोज आज आपने ये करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। अब कौन सा बिजनेस करना है, विच बिजनेस यू वांट टू गो। सो देयर आर 3 थिंग्स विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर सेलेक्टिंग अ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मैं कौन से बिजनेस में एंटर करूँ। सो नंबर 1, बिजनेस शुड बी एक्सपेंडेबल। आज आपने एक दुकान खोली तो क्या वो दुकान बड़ा कर सकता हूँ मैं? एक्सपेंडेबल होना चाहिए बिजनेस। नंबर 2, मिनिमल रिस्क होना चाहिए। बिजनेस में अलग अलग होता है। ये कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? जिसमें डेट नहीं हो, जिसमें डेट नहीं हो, उधार नहीं देना पड़े। उधार नहीं देना पड़े, ओके। उधार इज दी बिग रिस्क। बहुत बड़ा रिस्क है। आज कोविड में लोगों के बिजनेस क्यों बंद हुए? क्योंकि लंबा चौड़ा उधार था, लोग खत्म हो गए। सो नंबर 2 इज दी मिनिमल रिस्क। एंड द थर्ड वन इज इन टर्म ऑफ द ग्रोथ ऑफ दैट इंडस्ट्री विच यू एंटर इनटू। एक तो होता है एक्सपेंडेबल, आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। दूसरा, वो इंडस्ट्री एक्सपेंड किस तरीके से हो रही है, उसका फ्यूचर कैसे है। अभी इंडिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, अभी ये ग्रो हो रहा है और मतलब ये आगे जा कर के लाइक $1 बिलियन की मार्केट इंडस्ट्री बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर। आज की तारीख में आपके पास कोई ढंग का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है जो आपके फाइनेंस को बता सके कि ये सही है। आप यू गो टू एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो क्या बोलेंगे? LIC ले लो, FPPF ले लो, FD कर दो, ऑल इज वेस्ट। कुछ म्यूचुअल फंड्स, ऑल इज वेस्ट, ऑल इज वेस्ट। एनीथिंग विच हैज़ द रिटर्न ऑफ एनीथिंग विच इज़ द 8% से नीचे नेट ऑफ टैक्स, वो तो आप नेगेटिव जा ही रहे हो। नेगेटिव जा रहे हो तो भाई 7% की तो डिवेल्यूएशन है। आपने आज FD में लगाया 7% पे, 7% के डिवेल्यूएशन से वो बराबर हो गया, और जो टैक्स लगा 7% पे तो आपके पास 7% माइनस लग गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें फाइनेंशियल्स एडवाइज़र के रोल्स हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपकी पॉजिटिव्स क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड के बाद में डिजिटल लर्निंग, आप किसी चीज़ को सीखिए और आप रातों रात 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। कंटेंट इज ऑल्सो द बिग स्कोप थ्रू द डिजिटल कंटेंट, या बिग स्कोप। एजुकेशन इज ऑलवेज अ बिग स्कोप। इंडिया में एजुकेशन पे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। सो आई फील बिसाइड्स मैनी थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जिसमें ये तीनों एस्पेक्ट जो मैंने बोले वो होते हैं। यू हैव अ डेट फ्री, कोई उधार नहीं होता इसमें, लॉन्गिटिविटी है और एक्सपेंडेबल है। आप अगर कोई
एजुकेशन में बिजनेस बनाना चाहता है तो लाइक क्या एग्जैक्टली क्या बना सकता है जो अभी ग्रो होने के चांसेस? अब एजुकेशन में क्या होता है, देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एजुकेशन को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्री प्राइमरी, जो प्री स्कूल्स होते हैं, वन जो जिस पे मकून्स काम करते हैं। देन यू हैव अ फॉर्मल स्कूल जो +12 तक होते हैं। देन यू हैव इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। यही एक एजुकेशन का पूरा सेक्टर है, पूरा स्ट्रक्चर। इसमें से जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइमरी एंड फॉर्मल। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ा सा सैचुरेशन आया है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, रेगुलेशंस की। बट एजुकेशन में अभी भी Tier 2, 3, 4 मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में तो बात ही नहीं होती। वहाँ पर मतलब इसका तो पेनिट्रेशन जीरो है। तो यू सी फ्रॉम द कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, मतलब पूरा गिलास खाली है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। एंड ये सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर में यू इन्वेस्ट इन योर ब्रांड। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपका ब्रांड रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। आपको ना कोई डेट देने की ज़रूरत है, ना आपको उतने, जैसे जैसे आप पुराने होंगे यू नीड नॉट टू एडवर्टाइज इवन। मतलब मार्केटिंग में भी इतना एंड एक्सपेंड आप मैंने, जैसे आप देखिए एजुकेशन में क्या है, ग्रोथ हम कहते हैं आइदर यू हैव अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और यू हैव अ वर्टिकल ग्रोथ। सो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मीन्स आपने एक प्ले स्कूल खोला, 3 किलोमीटर पे दूसरा खोला, 3 किलोमीटर पे तीसरा खोला, एक फॉर्मल स्कूल खोला, शहर में 5 फॉर्मल स्कूल खोले, दूसरे शहर में फॉर्मल स्कूल खोले। सो वन इज दी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कि आपने एक ही स्कूल को 4-6 बनाया। दूसरा वर्टिकल ग्रोथ मीन्स यू आर अ प्री स्कूल, देन यू गो टू अ प्राइमरी स्कूल, देन formal school, then engineering medical college. So you can grow manifold, both horizontally and vertical. So that is one is the growth. Second is in term of longevity कि ये business मेरा कितने साल तक saturation पे नहीं पहुँचेगा। India is a young country. India में almost 60% of the population is 30 years and below. हाँ, ये वो population है जो बच्चों को वर्ल्ड में लाती है। सो अगले 50-60 सालों में भी कोई मतलब कोई इस इंडस्ट्री का सैचुरेशन आने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे इंडिया में जो भी Tier 3 और Tier 4 जो सिटीज़ हैं, मतलब जहाँ के पेरेंट्स अभी इसके बारे में इतना मतलब सोचते नहीं, प्री स्कूल के बारे में तो मैंने जितना देखा है नहीं सोचते हैं, तो उस मार्केट को ये कैसे मतलब समझा पाएँ कि नहीं ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, मतलब बच्चे के प्री स्कूल बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनको तो लगता है कि यार ये तो बच्चा घर में ही सीख जाएगा और मतलब वहाँ पे इसको अगर भेजेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और फीस भी अच्छी खासी जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे उस मार्केट में एंटर करना थोड़ा तो आई थिंक मतलब कैसे होगा, क्रैक कर सके? ये आपका जो परसेप्शन है ये जनरल परसेप्शन है जो करेक्ट है। फॉर्चुनेटली 2 चीज़ों ने इसको काफ़ी हद तक हमारे लिए प्री स्कूल फर्टिलिटी के लिए इम्प्रूव किया है। वन इज़ कोविड। सॉरी टू से बट कोविड की वजह से पीपल हैव मूव फ्रॉम Tier 1 to Tier 3, Tier 4 मार्केट्स, अपने घर में जाके ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम और उस कल्चर से, तो उसकी वजह से वो डिमांड हमने देखी है कि बढ़ी है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू माइट हैव हर्ड अबाउट NEP 2020 न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी तक प्री स्कूल जो है, प्री स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट अ कंपल्सरी एजुकेशन, but government has introduced preschool education as a compulsory education, being a education as a state subject, education as a state subject। तो कुछ states में implement हो रहा है, कुछ states में हो जाएगा। The moment it gets implemented, preschool is going to become a compulsory education। Okay। तो and ये 2 चीज़ों से होता है कि एक तो आपके पीयर ग्रुप में अगर बच्चे जा रहे हैं तो आपका भी जाना है, आपका भी जाएगा। दूसरा आपको कंपल्शन है जाना है। तो पीयर ग्रुप बिकॉज ऑफ कोविड लोग इधर उधर फैले तो पीयर ग्रुप की वजह से चीज़ें बढ़ी हैं। दूसरा गवर्नमेंट भी एक गाइडलाइन लेके आ गई है। सो प्री स्कूल इज नाउ गोइंग टू बी नॉट अ Tier 1 and Tier 2 थिंग्स, इट इज़ गोइंग टू बी इवन गाँव देहात में भी। मतलब ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड जो सेक्टर है बनने वाला है और इसका मार्केट एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा। अच्छा क्या है कि इसको एक दूसरे नाम से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं। आंगनवाड़ी, हाँ। आंगनवाड़ी भी क्या है, ये छोटे बच्चे प्ले स्कूल्स में आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसी टाइम को अगर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग कर दिया जाए तो वही बच्चे बेटर सीख लेंगे। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू गिव टू आउटसोर्स दीज आंगनवाड़ी टू पीपल लाइक अस। अभी इंडिया में इस सेक्टर की लाइक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी है? करीब 28% CAGR। 28%। So which means that technically this is a accept, मतलब ये बहुत तगड़ा ग्रोथ। देखिए ये ग्रोथ 2 तरीके से है। इस सेगमेंट एक अगर हम एक मार्केट का पिरामिड बोलते हैं तो इस पिरामिड में स्ट्रक्चर्ड ब्रांडेड स्कूल्स एंड नॉन ब्रांडेड स्कूल्स।
नॉन ब्रांडेड जो मॉम एंड पॉप एक स्कूल खोल लिया कहीं, एक स्कूल खोल लिया, इसका बहुत बड़ा मार्केट है एंड दे आर दे आर डिक्रीजिंग. सो एक तो ऑर्गेनाइजेशन इस सेगमेंट की ग्रोथ वैसे ही हो रही है, प्लस पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम नॉन ब्रांडेड टू ब्रांडेड सेगमेंट. सो दिस ब्रांडेड सेगमेंट की जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल हो रही है. और अभी इंडिया में ऐसे टॉप 3 ब्रांड कौन से हैं? देखिए, अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं तो अगर मैं टॉप 3-4 की, तो जैसे किड्स ज़ील ग्रुप इज द लीडर, देन Euro Kids is a brand which is a prominent brand. Okay. Then you have Little Millennium which is a prominent brand. These are among the top 3. Okay. And Macoons कौन से पोजीशन हैंडल करता है? Currently we stand, मतलब till date, because we evaluate this thing on a weekly basis. Okay. So and this is I'm talking about the number of centers point of view. मतलब not the quality of education. Quality of education is the like subjective term, so it's very difficult. Even I can say that we are better in some of the aspects even from the leader. So but जब हम brand की बात करते हैं तो brand means एक स्कूल मतलब उतने बच्चों तक पहुंच रहे हैं. So from that aspect we are nationally number 7. Nationally number 7, which is very great. And you will be amazed to know that the top 6 are almost 20 years plus old brand. मतलब वो लोग पिछले 20 साल से मिनिमम देयर आर ब्रांड्स हु आर 35-40 years old brand. और मकून्स को कितना टाइम हुआ? See, we started in 2016. Unfortunately, due to COVID, we had a bad hit and then we again revived. So, अगर मैं 2016 से भी बोलूँ तो और 2 साल निकाल दूँ तो it's almost 6 years. 6 years. बट आप मुझे ये भी बता रहे थे कि 2021 में आपके मात्र 20 सेंटर्स बचे थे. Yes, we left with when we came out from the COVID due to various commercial factors. We had only 22 centers which were live. Okay. अच्छा, ये मकून्स का जो फ्रेंचाइज मॉडल है ये कैसे वर्क करता है और इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिसको अट्रैक्टिव? जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहते हैं तो दे हैव 2 ऑप्शन. आइदर एक लर्निंग कर्व को खुद फेस करें 1-1.5 साल तक, या दे गो फॉर द फ्रेंचाइज. सेम इन द केस विद फ्री और एंड एक बिजनेस को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को उनको देखना चाहिए. जो 3 एस्पेक्ट्स मैंने बोले. प्री स्कूल फिट इनटू एवरीथिंग, be it growth, be it zero debt, be it anything, plus franchisee model. So we introduce the model and franchisee model में normally क्या होता है कि लोग royalty लेते हैं. So we were among the first brand who introduced a zero royalty model concept. हम कोई royalty charge नहीं करते. So which makes our center, our offering more profitable for the centers. Crazy. For the centers. So they make the profit faster. And as far as business opportunities are concerned, franchisees normally कई तरीके से चलती हैं, लेकिन primarily 2 होते हैं. एक FIFO मेथड बोलते हैं जिसको franchisee owned, franchisee owned, franchisee operated, and one is the FOCO model, franchisee owned, company operated. Company operated. We work on FOFO model. FOFO. आप बिजनेस चलाते हैं, हम आपको complete know-how देते हैं. और उस नो हाउ से यू रन द सेंटर, यू आर द ओनर एंड यू मेक द प्रॉफिट. एंड द मोर यू ग्रो ओल्डर, यू बिकम अ बिग ब्रांड इन योर विसिनिटी, और उससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है. यू विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल हैव लेस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यू विल हैव मोर एडमिशंस, लीड्स टू मोर प्रॉफिट्स. आपका ये जो पार्टनर फर्स्ट पॉलिसी है क्या है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि वी डोंट चार्ज रॉयल्टीज. सो कंपनी की रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? कंपनी की रेवेन्यू, वी प्रोवाइड एन एजुकेशन करिकुलम टू द किड्स, टू द सेंटर फॉर ईच चाइल्ड. आवर इनकम एंड आवर रेवेन्यू विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ किड्स विच गेट एडमिटेड. हमारा करिकुलम तब स्कूल लेगा जब उसके पास एडमिशंस होंगे. अगर उसके पास 30 एडमिशंस होंगे तो वो 30 करिकुलम लेगा. उसके बाद 300 एडमिशन होंगे वो 300 लेगा. सो वी गो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड. आवर ऑब्जेक्टिव एंड सी नॉर्मली फ्रेंचाइजी बिजनेस में प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू हैव ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. मैं कह रहा हूँ मुझे रॉयल्टी चाहिए, वो कह रहा है मुझे मैं कमा नहीं रहा हूँ. इन आवर केस हमें पता है कि अगर उसके एडमिशन होंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा. सो वी वर्क फॉर देयर एडमिशन विच इज कॉल्ड लाइक पार्टनर्स फर्स्ट.
centers first. So what is his objective? His objective to have more admission. Our objective is also to have more admission. So we go side by side. Yeah. So that actually helps to make the center faster, and that is the reason some of our center runs 3 to 4 schools. एक सेंटर दूसरा स्कूल तभी खोलेगा जब वो पहले में कमा रहा होगा. अच्छा, अभी आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं जो आप ही की सेम फ्रेंचाइजी, लाइक उन्होंने 10 फ्रेंचाइजी ले रखी हो, 20 फ्रेंचाइजी ले रखी हो, ऐसे लोग हैं? हमारे पास ऐसे कई लोग हैं. मतलब वी हैव मोर देन ऑलमोस्ट 15 सेंटर्स, 15 पीपल हु हैव मोर देन 2 and 2. कुछ हमारे सेंटर्स हैं, इनके पास 4 सेंटर्स हैं. वाओ. इवन आवर 15-16 पेरेंट्स हैव टेकन आवर फ्रेंचाइज. जो हमारे एक्स पेरेंट हैं, जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़े, they find good about Macoons and they invested in our brand and opened a preschool. Crazy. Okay, so let's move another segment of this podcast. मतलब वैसे भी हमने पहले भी बात की है कि लाइक जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, बट ये जो सेगमेंट है ये प्रॉपरली हमने इसके लिए डेडिकेट किया है, तो थोड़ा सा इस पर और फोकस्ड होकर के बात करते हैं. सो विजय जी, मतलब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? व्हाट डू यू थिंक? मैं अपने कुछ मतलब एस्पेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो सम पीपल मे फील ऑफेंडेड, बट आज आप बताइए कि एक बच्चा इंजीनियरिंग करके निकलता है. इंजीनियरिंग करके निकलने के बाद अगले मोमेंट जिस कंपनी में जाता है उसका कोई यूज नहीं. कंसेप्ट तो है, वेयर इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. आप बीएससी आप करके निकलते हैं, ग्रेजुएट करके, उसके बाद जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या, इंजीनियरिंग का बच्चा किसी और फील्ड में गया हुआ है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम बस बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं. मतलब बेसिकली स्किल्स नहीं डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही है. एंड आई विल प्रेज द इंडियन गवर्नमेंट फॉर दैट, बिकॉज जो एनईपी जो लाए हैं वो दैट इम्बाइब्स टू डेवलप वेरियस स्किल्स among the आज मतलब I'm whether ये बोलना चाहिए या नहीं, I'm not sure. आप एक चीज़ देखिए कि एक इंजीनियर आज की तारीख में बी ग्रेड कॉलेज से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उनकी क्या जॉब लग रही है? 15,000, 20,000, 25,000, जो कि उन्होंने 4 साल कॉलेज में टाइम दिया है प्लस फीस 10 से 15 लाख रुपए लगाया होगा. तो वेयर इज द ROI? लेकिन वो अगर बच्चे एक ITI से करके और एक स्किल सीख लेते, आज आप सोचिए पर्सनल लाइफ में आपको घर में एक कारपेंटर से काम है, अपने मुंह मांगे दाम लेता है और अपने टाइम पे आता है. हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं. सो वी जस्ट नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर पेरेंट्स. व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे इफ योर फैमिली इज हैप्पी, you are earning and you are on your own, nothing like that. So that is the reason जो मैं बार बार आता हूँ wealth creation. wealth creation क्या है? एक कारपेंटर भी wealth creation करता है, एक प्लम्बर भी wealth creation करता है, because he is on his own. आपको लगता है कि वही छोटा काम कर रहा है. So anything which you learn, मेरा कहना यह है कि education must have some cause. उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव सिर्फ नौकरी पाना नहीं. तो इस पे सिर्फ जो पेरेंट्स हैं सिर्फ उनकी गलती है, या जो बच्चे हैं उनकी गलती है, या गवर्नमेंट की गलती है, सिस्टम की गलती है? सिस्टम की गलती है. आपकी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है. मतलब रॉट लर्निंग जिसको बोलते हैं ना, रट के आप अच्छे नंबर्स ले आए. अगर एक बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है इसका मतलब वो अच्छा है. मतलब रियल लाइफ में अगर वो कोई स्किल नहीं भी सीख रहा है तो भी वो तो अच्छा है. बट क्या कर रहा है आप? यू माइट हैव हर्ड, आपने देखा होगा, पीपल फ्रॉम दी वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उन्हें पता ही कुछ नहीं है जिंदगी के बारे में, और एक एवरेज बच्चा जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाता है. So my idea, I'm not saying that I'm not demeaning any of the, I'm sorry, but I'm not demeaning any of the education sector, but it has to be more pragmatic, it has to be more objective होना चाहिए उसका. So and unfortunately government is introducing these kind of things. अगर आप देखें कि even culture change हुआ है. मैं अभी कुछ समय पहले देख रहा था, आप लोग को शायद पता होगा, इंजीनियरिंग में ना 4 साल का कोर्स होता है, एजुकेशन है, जिसमें से 2 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है.
देयर आर वेरियस कॉलेजेस विच हैव स्टार्टेड कि 8 सेमेस्टर आपको टोटल जॉब करनी है. हाँ. सो दैट इज व्हाट यू गो एनीवेयर, यू वर्क फॉर इंटर्नशिप. सो आप अपनी इंटर्नशिप को 2 महीने की जगह 8 महीने की करिए. सो विच मीन्स यू लर्न मोर. So that is the thing which education is also taking, but the changes are really slow. मतलब लाइक अगर ऐसा भी दिख नहीं रहा कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को दिखेगा. नहीं, because it has to be from the top. अब जैसे गवर्नमेंट ने किया है कि सपोज बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज या फैमिली के कुछ कंपल्शंस की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता हूँ, सो यू गिव सम, बीच में पॉज लेके आप दोबारा भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दीज आर सम गुड थिंग्स विच आर इम्प्लीमेंटिंग. लेकिन अभी उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर मैं अभी किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ और डी यूनिवर्सिटी में जाके मैं बोलूँ कि मैं 2 साल करने के बाद 2-3 साल के लिए जा रहा हूँ, मुझे दोबारा पता नहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. सो टिल दैट टाइम इट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड इम्प्लीमेंटेड डाउन द लाइन. तब तक तो पेपर पे ही है. और जैसे कि अगर हम मतलब अभी जैसे हम लोग स्टार्टअप्स को कवर करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को कवर करते हैं, तो हम लोग ये मतलब देखते हैं कि जो 60% या ऑलमोस्ट 60-70% स्टार्टअप्स हैं वो IITians ही उसके फाउंडर हैं. और मतलब जो कुछ रेस्ट ऑफ द बचते हैं तो वो मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं. तो ऐसा IITs में क्या सिखाया जा रहा है जो हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा रहा है? देखिए हम क्या सीखते हैं, हम सीखते किससे हैं? आप पहले अगर इस चीज़ को समझेंगे तो हम सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से. IITs में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जा रहे हैं. उनके जो बच्चे पास आउट हुए हैं दे आर डूइंग वेरी वेल आउटसाइड. जो उनकी एलुमनाई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. सो व्हाट हैपेंस दैट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. अच्छा क्या है कि दे गेट द गुड, आप जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें रिस्क एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. उसका कारण क्या है कि 5 साल काम करने के बाद 2 से 3 करोड़ जेब में रख के घूम रहे होते हैं. हाँ, क्योंकि उनका पैकेज भी हाई होता है. बिकॉज दे हैव द गुड क्वालिफिकेशन, दे हैव द गुड इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट उनको सिखाता है रिस्क एबिलिटी, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल चीज़ें बेटर हो जाती हैं. तो ये जो चीज़ है ये क्या लाइक और भी जो इंडिया के कॉलेजेस हैं, क्योंकि सारे लोग तो एबल नहीं है IITs में जाने के लिए. बट ये सर अब चेंज हो रहा है. ये अब चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इवन B ग्रेड कॉलेजेस या इवन आई एम टॉकिंग अबाउट NIITs या उससे भी नीचे के जो कॉलेजेस हैं, ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. बिकॉज मैं आपको देख के मोटिवेट होता हूँ, आप उनको देख के मोटिवेट होते हैं. तो देयर आर पीपल जो 24-25 साल की एज में उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की, पहले दिन से स्टार्टअप किया. सो ये जो रिस्क एबिलिटी है, ये लेने की क्षमता कभी कभी हमें हमारे बड़े दे देते हैं, कभी हमें हमारी सिचुएशन दे देती है, और कभी कभी हमारे आसपास के लोग बता देते हैं. ये रिस्क एबिलिटी, और रिस्क एबिलिटी का क्या है, इसका सक्सेस रेट आज भी है कि इंडिया में 90% जो स्टार्टअप है फेलियर है. हाँ, 90 से 95% और लाइक इन्फेंट स्टेज में ही फेल हो जाते हैं. ठीक है, कोई भी बिजनेस 5 साल के बाद पता लगता है कि एक्चुअली वो सक्सेसफुल है कि नहीं. लेकिन अब कंसेप्ट चेंज हुआ है. चेंज इसलिए हुआ है कि सक्सेस का क्या पैमाना है. सक्सेस का पैमाना प्रॉफिट नहीं है. आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका जो लॉस में चल रही है, जब उसकी वैल्यूएशन करने जाते हैं तो 4,000 करोड़ 5,000 करोड़. सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स इनटू दैट. ओके, सो ये मतलब टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आप कैसे देखते हैं, और माकून्स इस पर कैसे काम कर रहा है? और जैसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री स्कूल स्टेज का इम्पैक्ट है वो एक चाइल्ड की पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी पर पड़ता है. तो माकून्स उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, बच्चे जो होते हैं इनका डेवलपमेंट जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक पीयर ग्रुप से होता है. सो उसको कभी भी टेक्नोलॉजी ऑफसेट नहीं कर सकते. लेकिन एट द सेम टाइम आज की तारीख में एक माँ बाप बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं. दैट इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ. मतलब आज बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया. सो आवर जॉब इज टू नॉट टेक हिम और हर फ्रॉम द गैजेट्स. वी हैव टू चैनलाइज हिज और हर एनर्जी सो दैट he or she will spend on that gadget in a correct manner. So we developed a curriculum which is app based also. Okay. जो घर स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसी को ऐप पे भी है. तो अगर एक बच्चा कुछ एक्टिविटी बेस्ड ऐप पे करना चाहता है तो 15-20 मिनट आधा घंटा उसको मोबाइल मिला, उस पर उसने ये काम किया और बच्चा आगे बढ़ गया. सो rather than watching movies, watching other things, we have designed and developed द टेक्नोलॉजी इन दैट फैशन सो दैट उसकी जो रीडिंग एबिलिटी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, उसको थोड़ा चैनलाइज कर दिया. मतलब बच्चा जैसे पहले पेरेंट्स का फ़ोन लेकर के उसमें कार्टून देखता था, उसमें मूवीज़ देखता था, अब वो उसमें एक्टिविटी करता है. हाँ, मतलब फ़ोन तो उसने ले लिया, वो भी शांत हो गया, लेकिन अब वो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है.
सो दैट इज़ वाई पेरेंट्स आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट, बिकॉज पेरेंट्स भी जैसे ही बच्चे से मोबाइल छीना बच्चे ने रोना शुरू करना है, लेकिन वो अपनी एक्सपर्ट वो करके 15-20 मिनट में एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। ओके सो मतलब जैसे ये तो मतलब प्री स्कूल के बच्चों की बात हो गई, बट अगर मैं बड़े बच्चों लाइक कि अगर कॉलेज या ग्रेजुएशन के बच्चों की मैं सोचता हूँ तो मुझे कभी वैसे लगता है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें डेली कॉलेज ही जाना पड़े या मतलब डेली हम वहाँ पे टीचर्स ही पढ़ाने हैं। हम एक ऐसा मतलब एक स्टैंडर्ड एक ऐसा कोर्स बना सकते हैं जिसके मतलब वीडियोस अवेलेबल हों जो उसके उस फील्ड के जो लाइक अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो की बात करें, तो उसके जो लाइक वर्ल्ड वाइड जो लोग बहुत स्पेशलिस्ट हैं उनका एक कोर्स बना करके हम उसको इंस्टीट्यूशन में मतलब वहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, फिर उसे बच्चे उससे सीखें। देखिए टेक्नोलॉजी नहीं, और ये हो रहा है ऑलरेडी, ये हो रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आज आप देखिए कि आपके पास यू हैव अ ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वीडियोस, थ्रू गूगल्स, थ्रू मैनी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम ऐसा हो रहा है मतलब जो सब्जेक्ट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस सब्जेक्ट पे वीडियोस बना बना के गूगल पे भी डाल रहे हैं, पेड अनपेड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओनली थिंग इज़ कि बच्चे में वो इंटरेस्ट जगाना है कि वो उसको देखे, लेवरेज कर क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। अब वो बच्चे को डिसाइड करना है कि उसे क्या देखना है और क्या देखना है। तो उस केस में इन बच्चों के लिए आई थिंक पेरेंटल गाइडेंस इज द की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो बच्चे लर्न कर रहे हैं या बच्चे जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ओके, आई थिंक मतलब बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशंस हो गई। अब विजय जी मैं आपसे लाइक काइंड ऑफ एक मतलब जो रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा। बिल्कुल। आपका फेवरेट सब्जेक्ट एज ए किड कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था प्लेइंग, मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। आई वॉज गुड इन स्टडी, बट अगर मैं फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूँ तो इट वॉज मैथ्स। अगर मैथ्स इंटरेस्टिंग, मेरा नहीं था। ओके, सो आप बच्चों से ऐसी कौन सी चीज़ें सीखते हैं जो बड़े अक्सर भूल जाते हैं? चाइल्डहुड काइंड ऑफ मैं तो बोलूँगा मुस्कुराना। चाइल्डहुड आप कितने भी प्रेशर में हो 15 मिनट के लिए छोटे बच्चों के बीच में बैठ जाओ, आपके अंदर का बचपन आ जाएगा। अच्छा, आपके लिए टफ क्या है मतलब लाइक कि जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स हैं या उनको हैंडल करना है, फिर टॉडलर्स को क्लासरूम में हैंडल करना, क्या ज़्यादा टफ है? एक्चुअली बच्चों को हैंडल करना, बिकॉज अगर 10 बच्चे हैं तो 10 डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हो कि आप उन्हीं के बराबर में आ जाओ। लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि व्हेन वी वर डिजाइनिंग द क्लास, तो आप ज़्यादातर प्ले स्कूल में देखेंगे कि बच्चों की कुर्सियाँ छोटी होती हैं। हाँ। टीचर की कुर्सी थोड़ी सी ऊंची होती है। हाँ। हमने टीचर की कुर्सी नहीं दी है, बच्चों की कुर्सी पे बैठते हैं सेम लेवल पे। वाह, ये तो बहुत ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि उसका कंसेप्ट क्या है, आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न, दे विल आल्सो लर्न। ओके, जैसे अभी पहले भी आपने एक्सप्लेन किया, बट थोड़ा सा और मतलब लाइक उसको फाइन करके एक्सप्लेन, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि लाइक जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आपके हिसाब से ये टाइम परफेक्ट क्यों है एजुकेशन सेक्टर में एंटर करने का, और वो मकून्स मॉडल को कैसे लेवरेज कर सकते हैं? पहली बात तो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को ये समझना होगा कि कोई भी टाइम बुरा नहीं होता, एवरी टाइम इज गुड। कोई ये समझता है कि ये टाइम अच्छा होगा, वो टाइम अच्छा होगा, हर टाइम अच्छा होता है, आपको उसको कैपिटलाइज करना है। आप ये समझ रहे हैं कोई आपके लिए करके देगा, सॉरी। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर फ्रेंचाइजी विच इज़ अ प्रूवन मॉडल। जब भी आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें तो उस ब्रांड से पूछिए कि आप मुझे अपने 3 ऐसे लोग दीजिए जो आपसे 3 साल एंड अबव में जुड़े हुए हैं। आप उनसे पर्सनली मिलिए उन लोगों से और उससे उस ब्रांड का एक्सपीरियंस पूछिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। कोई भी फ्रेंचाइजी किसी भी चीज़ की आप 3 पूछिए जो 3 साल एंड अबव है, और उनसे उनका एक मतलब उनकी जर्नी और ब्रांड के साथ उनका एक्सपीरियंस पूछिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड। बट मैं फिर कहूँगा 3 चीज़ों का ध्यान में रखिए, एक्सपेंडेबल बिजनेस, नो डेट, ठीक है, और एक चीज़ और, आपको मज़ा आना चाहिए उस बिजनेस में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो फिर आप जस्ट पैसे के लिए करोगे, कुछ समय बाद थक जाओगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप वो बिज़नेस चूज़ करो जिसमें ये 2-3 चीज़ों के अलावा आपका इंटरेस्ट भी हो।
और मतलब इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो जो बहुत बड़े ब्रांड्स बने हैं वो आई थिंक इंटरेस्ट के बेसिस पे ही बने। मतलब जब हम लोग किसी फाउंडर या एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि लाइक शुरुआत के 2 साल या 3 साल तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है, या मतलब बहुत अच्छी बहुत बड़ी टीम भी नहीं बन पाई है, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या काम को लेकर के पैशन और इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारे पास कोई रीज़न होना चाहिए, या हम बिज़नेस करते हैं कि हम 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस क्यों पहुँचे। मैं ज़िंदगी में कभी, जब मैं जॉब करता था तो अपना बिजनेस है, जब जॉब भी करता था मैं ज़िंदगी में कभी लेट नहीं हुआ ऑफिस में। मेरे ऑफिस का टाइम 10 o'clock होता था, मेरा ऑफिस का टाइम 9:30 होता था। ग्रेट। बिकॉज मैं 9, क्योंकि लोग लेट क्यों होते हैं, आपकी ट्रेन और फ्लाइट क्यों नहीं छूटती है, बिकॉज वो आपके लिए नहीं रुकेगी, तो ऑफिस क्यों रुकेगा। ये आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप सवेरे सवेरे अच्छे मन से और गुड वाइब से ऑफिस जाओगे, आपके रिजल्ट बेटर होंगे। आप थक हार के जाओगे, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं। तो काम वही आ रहा है, जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है, जितनी जल्दी निकल सकते हो उस काम से वो निकल जाओ। आपको क्या लगता है कि जो अभी यूथ हैं जो आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में क्या बोलेंगे कि नहीं बॉस मैं तो लेट पहुंचता हूँ, मेरी नींद देर में खुलती है। देखिए, यूथ जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद दे मे डिफर, बट आफ्टर 5-7 ईयर्स उनको ये चीज़ याद आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आप टाइम से पहुँचेंगे तो कंपनी के लिए नहीं पहुँचेंगे, अपने लिए पहुँचेंगे। आप अपनी आदतें ठीक करिए। आप लोग लेट क्यों होते हैं, लोग लेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं होती है। अगर वो आपकी प्रायोरिटी है, इसका मतलब आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, और अगर किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो उसको, क्योंकि कंपनी का नुकसान नहीं होगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी। मेक सेंस, एग्जैक्टली। अच्छा, जो मतलब पेरेंट्स के लिए हैं जो अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको मतलब आप उनको क्या एडवाइस आप दोगे कि वो इंश्योर कर सकें कि उनके बच्चों को मतलब अच्छा एजुकेशन मिल रहा है? तो 1 या 2 एडवाइस को जैसे। मेरा एक सिंपल सा सब पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस तो खैर क्या, रिक्वेस्ट है इन सबको, स्पेंड योर टाइम विद योर चाइल्ड एंड स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। आपके बच्चों को आपका टाइम नहीं मिलता, एंड वी सी ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, हम इनके बिहेवियर से हमें पता लगता है। So I earnestly request all of the parents, particularly these small kids parents, कि आप अपना क्वालिटी टाइम दें। आप लोगों का समय इंपॉर्टेंट है इनके लिए, rather than चॉकलेट्स, बिस्किट्स, गैजेट्स, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको लगता है बिकॉज ये हम जब काम करते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी आर ऑल्सो बिजी, बट आप लोग अपना टाइम इस तरीके से बांटिए कि मदर कुछ समय टाइम दे सकें, फादर कुछ समय टाइम दे सकें, एंड गेट इन्वॉल्व विद द स्कूल ऑल्सो। लाइक वी हैव व्हेन वी से पेरेंट फर्स्ट पॉलिसी ऑल्सो, तो पार्टनर फर्स्ट के साथ हम पेरेंट फर्स्ट पॉलिसी क्यों, वी इंगेज दोज पेरेंट्स। हम एक एनुअल फंक्शन करते हैं, उसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि उनको भी पता चले दे आर अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो वो चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी। उनके जो आपके जो फीडबैक्स होते हैं उसके बेसिस पर वी ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट एट द सेम टाइम आपका बच्चा तो आप ही का बच्चा है, आप जो करेंगे आप अपने बच्चे के लिए अपने लिए करेंगे। सो आई सजेस्ट दैट गेट इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड। आई डोंट सी कि वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। ओके विजय जी, आप अगले 5 सालों में मकून्स को कहाँ देखना चाहते हैं? See, we have a 5 years business plan. Last year we have entered into primary sector also. Primary sector. Yeah, we have 10 centers at the moment of Macoons World School. So मतलब like आप अभी vertical काम कर रहे हैं, तो we are expanding both in Macoons preschool and Macoons World School. Last year se we have introduced. So in 5 years time we are looking for somewhere 800 preschools and 50 formal schools. That is the target. Schools. Great. With almost 60,000 kids are studying on this. These are our target, and we want to among the top 4 brands in India in 5 years time. Great. Okay, so जैसे like मतलब हम entrepreneur के बारे में बात करते हैं, और आप मस्ट हैव कि अभी मतलब जो बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे या इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जो जब वो लोग अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो किस तरीके से वो डिफ़ाइन करें कि ये मतलब किस तरीके से वो फाइंड आउट करें कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है, क्योंकि अभी मार्केट में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, बट ऐसा उनको लग रहा है कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। आप लोग बिना स्टडी के अगर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो ये जो 90% ऑफ द फेलियर रेट है, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट 90%। यू प्लीज़, आपने देखा होगा कि एक कहावत है कि एक कुल्हाड़ी जो कारपेंटर होता है वो अपना मेजर टाइम अपने
औजारों को शार्प करने में लगाता है। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड, सी आई यूज्ड टू वर्क इन अ, मतलब आप सोच नहीं सकते मैं उस लेवल पे काम कर रहा था, एंड आई लेफ्ट द जॉब। 1 ईयर मैंने कुछ नहीं किया, ओनली R&D किया एंड देन लॉन्च द ब्रांड। आप जब भी किसी सेगमेंट में जाएं, फर्स्ट आइडेंटिफाई वेयर इज द गैप एंड मेक 2 USP फॉर योर थिंग। मतलब अगर आपने अपने जो नीड है, उस नीड पेरेंट्स की या अपने मार्केट की नीड, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और उस नीड में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, यू विल बी द विनर। आपने एक जेनरिक प्रोडक्ट बना के बेचा तो जैसे आप और लोग लाइन में, आप भी लाइन में रहेंगे। आपकी एक USP होनी चाहिए, जो 1 या 2 आपकी USP होनी चाहिए, जिसको आप अपने कस्टमर को कंसेप्चुअली सेल कर सको। लोग माइंड रीड करते हैं, तो माइंड रीड में क्या करते हैं, आपके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपके साथ 5 मिनट बैठ के सर आपकी कुछ परेशानियां चल रही हैं, किस इंसान को परेशानी नहीं होती। ठीक है, 2-3 वर्ड ऐसे बोलेंगे आपको लगेगा कि उसको सब पता है आपके बारे में, सब जानता है। ठीक है, कुछ नहीं है वो तो। आप बेसिकली वो आपके जो पेन एरियाज है ना, उसको वो रीड कर रहे हैं और फिर उसी पे अपनी बिल्डिंग या बिजनेस बना रहे हैं। सो एक कस्टमर या एक मार्केट का, जिस भी मार्केट में आप जाएं, जिस भी प्रोडक्ट में आप जाएं, एक पेन एरिया डिसाइड करिए, पेन एरिया आइडेंटिफाई करिए और उस पेन एरिया पे काम करिए। अभी इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब लाइक जो बहुत सारे जो यूथ हैं, मतलब बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में ये जो इंडस्ट्री है, स्टार्टअप कल्चर है, ये और बूम करेगा या मतलब नीचे जाएगा? नहीं, ये बूम करेगा। और क्या होता है सर, जब भी कोई चीज़ें आती हैं तो लोग उसके साथ सीखते हैं। अब जब ये जो आप कह रहे हैं ना कि 90% जो रेट है, ये 90% इसलिए रेट है कि गवर्नमेंट कुछ भी कहे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लोग जो सक्सेस हैं बिकॉज ऑफ देम, जो फेलियर है बिकॉज ऑफ देम, गवर्नमेंट। लेकिन जैसे जैसे अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है तो पीपल आर ऑल्सो लर्निंग, देयर आर सम पीपल हु आर कमिंग टू गाइड। तो ये जो आपके सक्सेस रेट है ये बढ़ते जाएंगे और ये बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट अभी मतलब स्टार्टअप्स को पुश कर रही है, तो लेकिन तो वो सब किया है, इन्वेस्टर आर कमिंग इनटू दैट, सो पीपल आर कमिंग इनटू दैट, जो खुद अपनी कंपनियों में फेलियर थे लेकिन उस फेलियर से सीख के 4 लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं। सो यू विल सी दैट इन फ्यूचर लॉट ऑफ न्यू एस्पिरेंट्स विल कम। रिस्क टेकिंग एबिलिटी लोगों की बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है। प्लस गवर्नमेंट एंड रिसोर्सेज भी एवेन्यूज अवेलेबल हो रहे हैं। सो यू विल सी दैट मोर एंड मोर पीपल विल कम विद स्टार्टअप, एंड बिसाइड्स दैट यू विल सी द बेटर सक्सेस रेट ऑफ दीज स्टार्टअप्स. So I will see a very very like bright side of the future. Great. अभी जैसे हम मतलब इंडिया में देखते हैं कि जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे मतलब स्टार्टअप का कल्चर बहुत है, लेकिन साथ ही टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से भी बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल करके आ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले कुछ सालों में ये लाइक टियर 1 सिटीज़ को ओवरशैडो कर देंगे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के स्टार्टअप्स हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब से डिजिटल वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है तो अब टियर का कंसेप्ट खत्म हो गया है. आई एम सिटिंग एट ए वेरी कूल प्लेस इन नैनीताल and connected worldwide. Exactly. So important is you have to understand the need and understand the gap of the customers. जो उनकी नीड है उसको समझ लो तो वर्ल्ड में कहीं से बैठ के कुछ भी कर सकते हो. प्लस as far as things are concerned, the operational cost in tier 1 and tier 2 city is much higher as compared to tier 3 tier 4 cities. Even big industries एक बड़ी सिटी से निकल के छोटे छोटे जगह पे क्यों जाते हैं? बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उनकी वहाँ पे कम हो जाती है. So I don't see after COVID as such कोई tier 1 tier 2 रह गया है, क्योंकि कस्टमर की नीड आज अगर आप देखेंगे तो अमेजन का मेजर चंक ऑफ बिजनेस tier 2 tier 3 tier 4 सिटी से आता है. और मतलब वो उसी को पेनिट्रेट और वो ग्रो हो रहा है. क्यों ग्रो हो रहा है? बिकॉज कस्टमर्स आज मोबाइल बिक रहे हैं. मोबाइल जिसके पास है, हाथ में इंटरनेट है, तो फिर क्या टियर है? कोई टियर नहीं है. द मोमेंट यू एंटर इनटू द डिजिटल वर्ल्ड तो फिर तो कहीं भी बैठे हो आप, कहीं से कहीं का बिजनेस है हैंडल कर सकते हैं. सो आई सी एंड पर्टिकुलरली आई सी द ग्रोथ इन दीज मार्केट्स, टियर 3 टियर 4 टियर 5 मार्केट्स. ओके, परफेक्ट. एंड लाइक मतलब जैसे कि इंडिया की जो एजुकेशन अभी जो लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और जिस तरीके से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन पर वो बदल भी रहा है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक मतलब कुछ बहुत ही अच्छा होगा. एंड माकूस लोगों की ज़िंदगी में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो प्री स्कूल में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आई होप कि वो
बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट होगा और बहुत अच्छी तरीके से बन करके बच्चे वहाँ से निकलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड फॉर योर विजन एंड फॉर योर आपकी इतनी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विश यू योर व्यूअर्स आप अच्छा करें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या पेरेंट के काम आ सकता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए आप। और अगर आप एक ऐसा इम्पैक्टफुल और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मकून्स आपके लिए एक प्लेबुक हो सकता है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड और अपने सपने को बिल्ड करते रहो। कीप बिल्डिंग। आई एम अविराज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।